सौरभ मुखर्जिया साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। सौरभ सर, हाय, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। सौरभ सर, कैसा मूड? फ्लोज व्लोज जस के तस लास्ट टाइम चर्चा में आया था, बहुत तगड़े फ्लोज इनफ्लोज स्ट्रांग होते चले जा रहे हैं। फ्लोज जस के तस बने हुए हैं क्या? और मूड कैसा मार्केट्स को लेकर आप लोग का? देखिए, हिंदुस्तानी रिटेल फ्लोज में कुछ हद तक थोड़ी सी कमजोरी आई है जब से रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ है। सो अगर मैं हमारे अपने कंपनी की बात करूं, रशिया यूक्रेन के वॉर शुरू होने के बाद हमारे फ्लोज इनफ्लोज जो मार्सेलस के पास आते हैं वो आधे हो गए हैं। और एम्फी का जो डेटा देखने को मिलता है, मोटा मोटी उसमें भी वही पिक्चर झलक रहा है कि युद्ध का असर पड़ा है फ्लोज पर। विदेशी फ्लोज की खबर तो आपको पता ही होगी, 6-8 महीने से विदेशी फ्लोज नेगेटिव है। बट अगर मैं 2 साल का पिक्चर लूँ, मैं हाल ही में यूएस के दौरे से वापस आ रहा हूँ। विदेशी यूएस के निवेशक चाइना से बेहद नाराज हैं। बहुत नाराजगी की अलग अलग वजह हैं, वो कभी और डिस्कस करेंगे। बट उनके चाइना से नाराजगी का मेरे ख्याल से एक बड़ा आउटकम होगा कि अगले 1 साल में विदेशी फ्लोज मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में काफी भारी पैमाने पे आएंगे। इसलिए आज क्या फ्लोज की सिचुएशन है उस पर मैं उतना फिक्र नहीं कर रहा, बिकॉज थोड़ी बहुत डोमेस्टिक फ्लोज आ रही है, हिंदुस्तानी निवेशक डटा हुआ है और मेरे ख्याल से अगले 12 महीने में विदेशी निवेशक वापस आएगा हिंदुस्तान के बाजार में। ये इंटरेस्टिंग। यूएस गए थे आप और चाइना को लेकर नाराज। ये चाइना को लेकर नाराजगी का मतलब क्या है? ये मैन्युफैक्चरिंग में वो जो चाइना +1 उसका फायदा और साथ साथ इनफ्लोज का फायदा, या सिर्फ इनफ्लोज की बात कर रहे हैं हम लोग इस समय? नहीं, आई थिंक पिक्चर थोड़ा सा और संगीन है चाइना की तरफ से। चाइना ने जो पॉलिटिकल जो कदम उठाए हैं लास्ट 12 महीने में, अलग अलग पहलू है उसके। फॉरेन पॉलिसी में रशिया के साथ दोस्ती बनाने में, तो चाइना का पॉलिटिकल जो रवैया रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के प्रति, उससे जाहिर है यूएस के निवेशक चिंतित हैं। दूसरी बात, उनका जो चाइना में निवेश रहा है, यूएस एंडोमेंट फंड्स, पेंशन फंड्स का, लास्ट 5, 10, 15 साल में उनका जो चाइना में निवेश रहा है उससे कुछ खास उनका पैसा बना नहीं है। ना तो पब्लिक मार्केट में बना है, ना तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में बना है। कुछ चाइनीज टेक्नोलॉजी में कुछ कमाया था, बट वो बुरी तरह से पिट गया। उनका चाइनीज टेक्नोलॉजी का लास्ट 1-1.5 साल में भारी पिटाई हुई है। चाइनीज सरकार ने कुछ अग्रेसिव स्टेप्स लिए हैं। तो जो निवेश के क्षेत्र में यूएस निवेशक कुछ खास कमा नहीं पाया है चाइना में, और उसके साथ साथ ये पॉलिटिकल हॉस्टिलिटी आ रही है। तो जाहिर है जो बड़े निवेशक है यूएस में, एंडोमेंट्स, फैमिली ऑफिसर्स, पेंशन फंड्स, वो बोल रहे हैं किस लिए हम चाइना में डटे हुए हैं, चाइना से पैसा निकालते हैं तो कहाँ जाएंगे? रशिया तो जाएंगे नहीं। ब्राजील, साउथ अफ्रीका रिलेटिवली छोटे मार्केट्स हैं, तो कुछ पैसा जापान जा रहा है और मेरे ख्याल से कुछ पैसा इंडिया आ रहा है। तो हमारे जो डिस्कशन चल रहे हैं यूएस इन्वेस्टर्स के साथ, वो है यूएस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमारे साथ इंडिया में निवेश करेंगे। ओके, अच्छा सौरभ सर, जब लास्ट टाइम आए थे आशीष, आपको याद होगा, बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्टॉक बोला था, पोशाक 9,062 पे अभी भी ट्रेड करता हुआ। अल्टीमेटली मैं सौरभ जी बेस बना रहा हूँ कि आपसे पूछूं कि इस अर्निंग सीजन के बाद अब आपने क्या ऐड किया, क्या आप फोकस कर रहे हैं इस वक्त ऐड करने के लिए? सौरभ सर, मैं एग्जैक्टली जानता हूँ कि आपकी हिस्टोरिकली जो इन्वेस्टमेंट की थीम रही है वो यही है कि बॉस पैट पे फोकस मत करो, फोकस करो आप FCF पे, फ्री कैश इनफ्लो जो होता है, फ्री कैश फ्लो जो होता है। और पिडलाइट, एशियन पेंट्स, एस्ट्रल पे हमेशा आपने अगर आप देखें इसीलिए फोकस किया है। मल्टीफोल्ड अगर आप देखें, इनका जो FCF था उसमें मल्टीप्लाई हुआ था पिछले कुछ सालों में। अभी इस क्वार्टरली अर्निंग्स के बाद आपको क्या इंप्रेस कर रहा है सर, वो खास स्टॉक्स जो कि ऐड करे हैं पिछले कुछ समय में आपने? बाजार में कब कौन सा शेयर खरीदना है और कब कौन सा बेचना है, अगर आपको इसकी जानकारी है तो आप भी कमा सकते हैं लाखों, और वो भी हर महीने। और एल्गो ट्रेडिंग इसी काम में आपकी मदद करता है। बाय, सेल, स्टॉप लॉस, टारगेट, सब कुछ ऑटोमेटिक है। आपके अकाउंट में आएगा तो सिर्फ प्रॉफिट। और सिर्फ इतना ही नहीं, साथ ही आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एक्सपर्ट द्वारा तैयार किए गए चुनिंदा पोर्टफोलियोज में निवेश का मौका। तो अधिक जानकारी के लिए अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। तो देखिए, मेरे को सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी जो हमको लग रहा है मार्सेलस में, अच्छे लेंडर्स में है। अच्छे लेंडर्स में इसलिए अपॉर्चुनिटी करारी लग रही है बिकॉज एक तो क्रेडिट ऑफ टेक मंथ पे मंथ आप आरबीआई का डेटा देखिए, क्रेडिट ऑफ टेक इंप्रूव हो रहा है।
दूसरी बात है, जब होलसेल मार्केट में ब्याज का भाव बढ़ने लगता है, कॉस्ट ऑफ मनी होलसेल मार्केट में बढ़ने लगता है, वो जाहिर है जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगे होलसेल मार्केट में पैसा महंगा होगा, तब एक स्ट्रॉन्ग लेंडर की काबिलियत सामने आती है। स्ट्रॉन्ग लेंडर्स का कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज लो रहता है, होलसेल मार्केट में कॉस्ट ऑफ मनी बढ़ता रहता है। तो अच्छे लेंडर्स के लिए राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट बेहद लाभदायक है। इकोनॉमी अच्छी सिचुएशन में है, एसेट क्वालिटी कंट्रोल में है। तो लार्ज कैप्स में एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस हमारे पोर्टफोलियो का काफी बड़ा हिस्सा है। मैं ये भी बता देता हूँ, मैं खुद मार्सेलस के पीएमएस में काफी बड़ा निवेशक हूँ, मेरे माँ बाप भी हैं, तो इसलिए जो भी स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ मार्सेलस निवेशक है, मैं खुद भी हूँ। तो लार्ज कैप्स में एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, और छोटे लेंडर्स में हमने मीनिंगफुल पोजीशन बनाया है आवास फाइनेंसियर्स में और होम फर्स्ट में। ये दोनों हाउसिंग फाइनेंस करते हैं, करीबन 10 लाख के आसपास 10 लाख रुपीस के टिकट साइज के होम लोन्स देते हैं। उस स्पेस पे हम काफी एक्साइटेड हैं। फॉर्मल जॉब क्रिएशन दमदार हो रही है। लास्ट 3 साल में 3 करोड़ जॉब्स क्रिएट हुए हैं इंडिया में। इस प्रकार का फॉर्मल सेक्टर जॉब क्रिएशन मैंने अपने करियर में नहीं देखा। हर महीने ईपीएफओ का डेटा ट्रैक करते हैं, उसमें जबरदस्त जॉब क्रिएशन दिख रही है। इस सब का नतीजा मेरे ख्याल से होगा कि होम लोन मार्केट, छोटे टिकट का होम लोन मार्केट बहुत अच्छा चलेगा अगले 3, 4, 5, 6 साल, और आवास और होम फर्स्ट के जरिए से हम उसमें आमदनी कमाने की चेष्टा में है। आवास, फाइनेंशियलीज, होम फर्स्ट, ये 2 हो गया। और स्ट्रॉन्ग लेंडर्स में अगर आप देखें बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन पे आप देखें तो आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यू होल्ड करते हैं सौरभ जी। अच्छा सौरभ जी, आपके आज आने से पहले, हमारे साथ इस मंच को शेयर करने से पहले, एक आईटी में बहुत बड़ा डैमेज था अक्रॉस। अगर आप देखें यूएस देखिए, नेस्डैक को देखिए, हमारे आईटी स्टॉक्स को देखिए, 20-30% हायर लेवल से रिट्रेस हुए। लेकिन इन्फोसिस के कमेंट्स सुनने के बाद, उनके जो कमेंट्स हैं कि नहीं साहब डील पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक सेंसिबल अप्रोच क्या होनी चाहिए? मान लीजिए मैं इन्फोसिस में इन्वेस्टेड था, ये एक अच्छा मौका है आईटी को, मिड कैप आईटी को एवरेज आउट करने के लिए, या फिर फ्रेश बैंक के पर्सपेक्टिव से? देखिए, इंडियन आईटी सर्विसेज काफी साल अभी चलता रहेगा, क्योंकि पूरे दुनिया का आईटी का काम इंडिया में होता है। नॉट सिर्फ आईटी ही नहीं, टीसीएस, इन्फोसिस जैसे कंपनीज, विदेशी कंपनीज का, यूएस कंपनीज का कुछ हद तक पेरोल, फाइनेंस, ये सारा जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में आबादी नहीं है जो बड़े बड़े वेस्टर्न कंपनीज, बड़े बड़े यूएस या यूरोपियन कंपनीज का पेरोल, एचआर, स्ट्रैटेजी, फाइनेंस का जिम्मा संभाल सके। ये सारा का सारा काम हिंदुस्तान की तरफ आएगा। तो मेरे को तो कोई डिमांड की आशंका नहीं है इंडियन आईटी सर्विसेज में। हमारे पोर्टफोलियो में टीसीएस है और एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज है, बट मोर जनरली अगर मैं बात करूं, डिमांड की कोई आशंका नहीं है। और अगर आप इंडिया के बाहर भी दुनिया के जो बेहतरीन आईटी सर्विसेज कंपनीज है, एक्सेंचर देखिए, वहां पे भी आप जिस प्रकार से क्वार्टर अपॉन क्वार्टर धंधा देख रहे हो, 25 से 30% रेवेन्यू ग्रोथ डॉलर टर्म्स में, कमाल का ग्रोथ है। और मैं एक्सेंचर में एक ज़माने में खुद काम करता था लंदन में, तो जो मेरे दोस्त अभी भी वहाँ पे काम करते हैं, वो बोलते हैं कि सांस लेने का टाइम तो मिलता नहीं है, मंदी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। सो मेरे को समझ नहीं आता लोग ये इंडियन आईटी सर्विसेज के प्रति नेगेटिव रवैया कैसे अपना लेते हैं। हाँ, ज़रूर पेरोल कॉस्ट बढ़ रही है, बट जाहिर है वो ट्रांजिएंट इशू है। जैसे जैसे टीसीएस, इन्फोसिस अपना रिक्रूटमेंट रैंप अप करेंगे, अपने रिक्रूटमेंट का पाइपलाइन रैंप अप करेंगे, पेरोल कॉस्ट का इशू कंट्रोल में आ जाएगा। सो स्ट्रक्चरली पॉजिटिव रहिए इंडियन आईटी सर्विसेज के प्रति। ये हमारे इकोनॉमी का अगले 10 साल में जायंट हिस्सा बनने वाला है। अरे ये तो मुझे पता है कि एम्बिट से मार्सेलस, ये एक्सेंचर से एम्बिट कैसे हो गया था सौरभ सर? तो मैं बहुत ही छोटा था, 2000 से 2003 के अंत तक मैं एक्सेंचर में 4 साल काम किया था। ठीक है। अच्छा, आप ठीक है कि आपके पास फ्लोज तगड़े आ रहे हैं, उसे डिप्लॉय कर रहे हो आप, इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश, और ये अच्छे मौके हैं। पर हम रिटेल के लिए अब ये जानना इंपॉर्टेंट है, हम में से कई लोग ना इस पैंडेमिक के समय बहुत सारे इन्वेस्टर से चर्चा होती है, वो 2021, 2020 इस दौरान ही सबने एंट्री करी थी। हमारे लिए तो ये जो मार्केट का डिफिकल्ट पीरियड है, पहली बार हमने इस तरह का डिफिकल्ट पीरियड देखा है। ये कितना और लिंगर करेगा? ये पूरा साल 2022 सेकेंड हाफ इसी तरह की वोलेटिलिटी, इसी तरह का मूड माहौल, वो एक तरफा अप मूव, वो सब खत्म। ये चैलेंजिंग रहने वाला है साल का बचा हुआ हिस्सा भी। बिल्कुल जी। तो स्टॉक मार्केट देखिए, दिमाग का खेल कम है, कैरेक्टर का खेल ज्यादा है। ये आपके धैर्य, आपके
आपके स्ट्रेंथ ऑफ माइंड को बहुत परखता है स्टॉक मार्केट। तो बिल्कुल उसी प्रकार से जो नए निवेशक आए हैं लास्ट 2-3 साल में, उन निवेशकों का स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, उनका पेशेंस, उनकी मैच्योरिटी, इमोशनल मैच्योरिटी का एक भारी अभी परीक्षा आने वाली है। मेरे ख्याल से ये कुछ चंद महीनों की बात नहीं है, अगला एक दो साल ग्लोबली जो रशिया, चाइना, यूएस का जो भयंकर इन्फ्लेशन का जो माहौल बना है यूएस में, ये काफी बड़े मुद्दे रहेंगे। तो मेरी जो सलाह रहेगी, जो भी वॉच कर रहे हैं, आप अगर निवेश कर रहे हो मार्केट में, एटलीस्ट 3 इयर्स का होराइजन लीजिए। ये मान के चलिए कि आपको मुनाफा देखते देखते आपको 2025 तक शायद वेट करना पड़े। अगर आपको 1 साल 2 साल में पैसा कमाना है, मेरी सजेशन होगी मार्केट में मत आइए। जो लोग 1 साल 2 साल में पैसा कमाने की उम्मीद में स्टॉक मार्केट में आते हैं, उनके लिए दिक्कतें आ जाती है। मैंने देखा है, मेरे करियर में रिपीटेडली देखा है। तो 3 साल का होराइजन लीजिए। इकोनॉमी हमारी सुदृढ़ पोजीशन में है, अच्छे कंपनीज के रिजल्ट्स में, उनके बैलेंस शीट में, ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम के स्ट्रेंथ में मेरे को विश्वास है, मेरे को दिखता है। मैं 14 साल से इंडिया में काम कर रहा हूँ, मैंने इंडियन इकोनॉमी की हालत इतनी तगड़ी कभी पहले देखी नहीं है। सो इसलिए हम डटे हुए हैं, हम अपने क्लाइंट्स का पैसा, खुद का पैसा अच्छे कंपनीज में लगा रहे हैं। बट ये हमको मालूम है कि अगले 1-2 साल दिक्कत वाले रह सकते हैं। 3 साल का एक होराइजन लेना चाहिए। 3 साल का होराइजन रखिएगा। टेस्ट ऑफ कैरेक्टर, खड़े रहने का, डटे रहने का, अच्छी कंपनी, अच्छी पेडिग्री, अच्छे फ्लोज वाले, जहां पे जैसे एफसीएफ की बात की चर्चा वीरू ने शुरू कर दी थी, तो अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनीज पे खरीदारी गिरावट में, और थोड़ा सा होराइजन लंबा, 3 साल 5 साल के पीरियड के लिए इस बाजार में उतरिएगा। 1-2 साल की कमाई का मन था, 1-2 साल तो बहुत ही कम लोग होते हैं, लोगों का तो उससे कम का मन होता है, तो उनके लिए थोड़ा सा बाजार दिक्कत भरा है। उनके लिए फिर सलाह यही है कि इस समय बाजार में ना उतरे। अच्छा सौरभ सर, अब ये कई लोग प्लेटफॉर्म पे आके कहते हैं जैसे Q3 से Q4 पे थोड़ा पेन बढ़ा इंडिया इंक की परफॉर्मेंस के लिहाज से, और अब कहा जा रहा है ये पेन जो है FY22 से FY23 की तरफ और बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी और हिट होती हुई नजर आएगी इंडिया इंक की, परफॉर्मेंसेस दिक्कत भरी होंगी। जब पता है ऑलरेडी परफॉर्मेंस दिक्कत भरी है, तो भाव और नीचे नहीं मिलेंगे क्या? तो ये जो भविष्यवाणी की जो एक टेंडेंसी रहती है हमारे पूरे इंडस्ट्री की, ब्रोकर हो या फंड मैनेजर हो, हम सब भविष्यवाणी के लिए बहुत एक उत्सुक से रहते हैं। वो थोड़ी बेकार की चीज है। ये फोरकास्टिंग की अगला क्वार्टर कैसा रहेगा, अर्निंग्स की तरफ से अगला 1 साल कैसा रहेगा, उसमें कुछ पैसा बनता नहीं है, राइट। तो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। ये सब हजारों लोग अपनी भविष्यवाणी देते हैं अर्निंग्स और मार्जिन्स और जीडीपी ग्रोथ के बारे में। ये पूरा का पूरा खेल बेकार खेल है। जिस चीज पे फोकस करना चाहिए कि अगर हम निवेश कर रहे हैं, ऐसे अभी मैंने आपकी स्क्रीन पे छलकता हुआ देखा, इन्फोएज के चिंतन जी आपके प्रोग्राम पे आएंगे दोपहर को। अगर हम इन्फोएज में निवेश कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, इन्फोएज में निवेश करने से पहले हमने 3 चीजें परखी। पहली, इन्फोएज की जो मैनेजमेंट है, जो प्रमोटर है, बिखचंदानी साहब, हितेश ओबेरॉय जी, इन लोगों का कैरेक्टर कैसा है, इनकी लास्ट 10, 15, 20 साल की ट्रैक रिकॉर्ड कैसी है, राइट। पहली चीज परखनी है प्रमोटर का कैरेक्टर और उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। दूसरा, इन्फोएज की खुद की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, फंडामेंटल्स कैसे हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल कैसा रहा है, किस प्रकार से इन्फोएज ने नौकरी का बिजनेस, अपना वेंचर कैपिटल का बिजनेस बनाया है। और तीसरा, इन्फोएज के बिजनेस में बैरियर्स टू एंट्री है या नहीं। नौकरी.com का जो उनका जो कोर बिजनेस है, उसमें बैरियर्स टू एंट्री है या नहीं। जो वेंचर कैपिटल का पोर्टफोलियो बनाया बिखचंदानी साहब ने, उसमें दूसरे लोग उनको टक्कर दे सकते हैं नहीं। इन तीनों एरिया में जब हमको टिक मिला, प्रमोटर की कैरेक्टर, कंपनी की ट्रैक रिकॉर्ड और कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, तब हमने जाके इन्फोएज में पोजीशन बनाया। स्टॉक ऊपर चढ़ता है, नीचे चढ़ता है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पोजीशन पे जमे रहते हैं। हमको लगता है इन्फोएज हमको अगले 10 साल में बड़ा कमा के देगा, क्योंकि जिस प्रकार से प्रमोटर्स ने, मैनेजमेंट ने इस कमाल का कंपनी बनाया है, अगले 10 साल में ये बड़ा कमाएगा, बड़ा जीतेगा हमारे लिए। बट क्वार्टर टू क्वार्टर क्या हो रहा है इन्फोएज में, हमको उतनी फिक्र नहीं है। वीरू ने जब बातचीत की शुरुआत करी थी सौरभ सर, तो उन्होंने पोशाक की बात करी, और पोशाक से वो बहुत सारी चीजों पे उतरे। वो पोशाक तो मुझे भी याद है, जिस दिन आपने बताया था सीएनबीसी आवाज पे मेंशन करा नहीं, डबल डिजिट के परसेंटेज गेन्स देखने को मिल गया उस दिन। बाजार में कब कौन सा शेयर खरीदना है और कब कौन सा बेचना है, अगर आपको इसकी जानकारी है तो आप भी कमा सकते हैं लाखों, और वो भी हर महीने। और एल्गो ट्रेडिंग इसी काम में आपकी मदद करता है। बाय, सेल, स्टॉप लॉस, टारगेट, सब कुछ ऑटोमेटिक है, आपके अकाउंट में आएगा
तो सिर्फ प्रॉफिट। और सिर्फ इतना ही नहीं, साथ ही आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एक्सपर्ट द्वारा तैयार किए गए चुनिंदा पोर्टफोलियोज में निवेश का मौका। तो अधिक जानकारी के लिए अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। फिर पोशाक से क्यों लेकर आपने दिग्गजों की बात कर ली सौरभ सर? वो मिड कैप स्मॉल कैप में किस तरह की चर्निंग हो रही है? कुछ नया रडार पे आया कि नहीं आया? ये बहुत इंटरेस्टिंग पहलू छेड़ा। तो काफी लोग स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप को अलग अलग नजरिए से देखते हैं, राइट। कुछ लोगों का सोच रहता है लार्ज कैप में लॉन्ग टर्म के लिए लेता हूँ, स्मॉल कैप में कुछ फंड के लिए लेता हूँ। तो ये सोच भी मेरे को अजीब सी लगती है। तो अगर पोशाक पे वापस आए, जिस प्रकार से पोशाक डोमिनेट करता है अपना सेगमेंट, राइट, जिस प्रकार से पोशाक अपना सेगमेंट डोमिनेट करता है, उसी प्रकार से इन्फो एज रिक्रूटमेंट का जो इंडस्ट्री है उसको डोमिनेट करता है। और उसी प्रकार से मानिए टीसीएस आईटी सर्विसेज का राजा है। टीसीएस $150 बिलियन की कंपनी है, इन्फो एज $7-8 बिलियन की कंपनी है, पोशाक $500 बिलियन की कंपनी है। लेकिन जो कैरेक्टर है प्रमोटर का, कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं, डोमिनेंस जो है, जो दबदबा है, जो बाहुबली एक की तरह एक जो रवैया रहता है कंपनी का, जो हम सीख करते हैं, लार्ज कैप को, स्मॉल कैप को बाहुबली प्रकार फ्रेंचाइज होनी चाहिए। ये तीनों कंपनीज में वो चीज कॉमन है। और मार्सलस के सारे निवेश में, सारे पोर्टफोलियो में ये चीज हम खोजते हैं कि कंपनी बिल्कुल दमदार कंपनी हो, भले ही $200 मिलियन की कंपनी हो या $150 बिलियन की कंपनी हो। तो लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप में, स्पेशली जिस प्रकार के व्यूअर्स आप वॉच कर रहे हैं, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप में आप अलग अलग प्रकार के मेंटल माइंडसेट से मत अप्रोच कीजिए। हर प्रकार का निवेश हो, वो लार्ज कैप हो या स्मॉल कैप हो, एक 3 साल का होराइजन लीजिए, लॉन्ग टर्म सोचिए और बड़ा कमाइए। क्योंकि स्मॉल कैप की बात छड़िए, पीएमएस में पैसा लगाने के लिए सौरभ सर 50 लाख का मिनिमम टिकट साइज चाहिए। ये स्मॉल कैप के अगर पीएमएस हो तो भी 50 लाख लगता है क्या? देखिए, सेबी से आपको पूछना चाहिए। सेबी ने मिनिमम सेट किया है 50 लाख का, स्मॉल कैप हो या लार्ज कैप हो। तो हमारे सारे पोर्टफोलियोज में स्मॉल कैप हो या लार्ज कैप हो, 50 लाख का मिनिमम है। अगर उससे कम जाएंगे तो बहुत डांट पड़ेगी रेगुलेटर तो मिलके लगाएं तो पर इसका कोई फायदा नहीं है। 50 लाख का थ्रेशोल्ड है। जब सौरभ सर म्यूचुअल फंड खोलेंगे तब मैं और वीरू और नीरज जी बगल में बैठ के आके हम लोग तब पार्टिसिपेट करेंगे। सौरभ सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, अपने बढ़िया व्यूज सामने रखने के लिए। मेरे ख्याल से स्क्रीन से पीछे सचिन और विकास भी बैठे हुए। सॉरी आप लोग पास लौट के आ नहीं पाया। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बहुत बढ़िया स्टॉक पिकिंग करने के लिए।